तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज थोड़ा सा जंप करते हैं। जो रूटीन मेरी मीटिंग्स वहाँ पे होती रही, जस पे मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, नई बातें गेन की, उनके चलते हुए सीधा एक ऐसे किस्से पे चलते हैं जहाँ मुझे दूसरी बार वाइट हाउस जाने का मौका मिला। बात कुछ ऐसे बनी कि मेरे मित्र रहमान खान मुंबई में जिस जगह पे रहते थे, उस जगह की सेल को लेकर कुछ दिक्कत आ रही थी। गोल हाउस अगरीपाड़ा पे रहते थे। बहुत बड़ा बंगला था, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर, नीचे किराएदार, ऊपर किराएदार, और जो सेंटर का पोर्शन था फर्स्ट फ्लोर का, पूरा बंगला रहमान खान की फैमिली के पास था। उनके जब पिता जिंदा थे उन्होंने वो जगह ली थी। वो पगड़ी सिस्टम था, कुछ था, ऊपर किराएदार नीचे किराएदार, और ये पूरे का पूरा फर्स्ट फ्लोर रहमान खान और उनकी पूरी फैमिली, इनके भाई, सबकी बीवियाँ, माँ, बच्चे सब वहाँ पे रहते थे। बहुत बड़ा एरिया था वो, जहाँ पे इतना बड़ा परिवार आराम से रह सकता था। वो बहुत ही डेवलप होने वाला एरिया था। बहुत सारी हाई राइज टावर्स वहाँ बन चुके थे। यूसुफ पटेल ने भी एक बिल्डिंग वहाँ पे बहुत बड़ी बनाई थी और उसमें रहता भी था। और जो गोल हाउस बहुत नज़दीक है बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन, नायर हॉस्पिटल, अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन, और साथ में मराठा मंदिर, दूसरी तरफ मदनपुरा, और घर के बिल्कुल सामने YMCA, जहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये वो उस किस्म का इलाका, बहुत महंगा और इलाका था। और सामने वो गार्डन भी था जहाँ पे अमर नायक का एनकाउंटर हुआ था। वो किस्सा हमने आपको सुनाया। और इनके बंगला, जिसका नाम गोल हाउस था, उसके साथ वाला बंगला एक ज़माने में वासु दादा का हुआ करता था, जो इन सब का गुरु था। तो खैर वो इलाके में इनकी रिहाइश, और वहाँ पे निगाह आ गई उस इलाके में मुस्तफ़ा मजनू अलियास मुस्तफ़ा डोसा, उसका भाई मोहम्मद डोसा। इनका प्लान बना कि इस बंगले को रीडेवलप किया जाए। वासु दादा का बंगला भी रीडेवलपमेंट हो रहा था। तो इसमें जो बाकी जो लोग थे जो पगड़ी सिस्टम से रह रहे थे, उनके साथ बातचीत जो थी वो मुस्तफ़ा मजनू या मुस्तफ़ा डोसा इनकी चल रही थी। तो इन्होंने क्या, आपस में बातचीत करके सबको जो पैसे वैसे किसी ने मांगे, क्योंकि इतने पैसे देने पड़ते हैं पगड़ी सिस्टम में, जिसने जितना बड़ा एरिया होता उतना तकरीबन एरिया दूसरी जगह पे वो लोग खरीद सकें, और पॉसिबली उसी इलाके में। तो अच्छा खासा पैसा सबको मिल जाता है जो बिल्डर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर लेते हैं। अब बाकी लोगों के पास तो छोटा छोटा एरिया था, किसी के पास एक कमरा, किसी के पास 2 कमरे। वो अपना जो जो उनको पैसा डोसा ब्रदर्स ने ऑफर किया उन्होंने ले लिया। लेकिन रहमान और इनकी फैमिली के पास बड़ा एरिया था, इनकी जो डिमांड थी वो भी बड़ी थी। तो पूरे बंगले का 1/3 पोर्शन इनके पास था। तो इसको लेके इनकी आपस में बातचीत चल रही, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। वो जानते थे बचपन से एक दूसरे को, सब जानते थे, फैमिली बैकग्राउंड भी सबको पता थी। लेकिन जो मुस्तफ़ा देना चाहता था, जो ऑफर की थी, वो रहमान परिवार को, क्योंकि भाई और भी थे, सब मिलजुल के बात करनी पड़ती है, अकेले रहमान ने तो फैसला लेना नहीं था। इनकी माँ भी जिंदा था, आदमी तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना था। तो उन्होंने कहा कि ये जो अमाउंट आप हमें ऑफर कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आप इसको थोड़ा बढ़ाइए, आगे बढ़िए। अब जब बड़ी डील होती है करोड़ों की, उसमें
हर आदमी ये सोचता है, देने वाला ये सोचता है मैं थोड़ा कम दे दूं, लेने वाले को कोशिश होती है मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो खैर जब आपस में कुछ बात नहीं हुई, अब ऐसा तो केस नहीं था कि मुस्तफा मजनू ज़बरदस्ती करके इस फैमिली को घर से निकाल दे, धमकी दे, डराए धमकाए जैसे आम लोगों के साथ करते हैं, वो कर नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, बड़े तरीके से दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट किया कि भाई आप बीच में पढ़ के जरा हमारा, आपको दोनों जानते हैं, हम दोनों आपके भाई जैसे हैं, ये वो करके कुछ दाऊद से बातचीत किया। अब दाऊद के लिए बड़ी समस्या थी कि वो दोनों उसको जानते हैं अच्छी तरह। अब कैसे वो बोले कि आप आइए मेरे साथ, मैं आपका फैसला करवाता हूँ। तो खैर कुछ तरीके से आपस में कुछ बातचीत हुई। तो मुझे रहमान का एक तरफ फ़ोन आया कि थोड़ा तैयारी रखना, 1-2 दिन में दुबई जाना पड़ सकता है। रहमान को थोड़ी सी खबर लग गई थी कि मुस्तफा मजनू दाऊद तक पहुंच गया है। अब 2-3 दिन के बाद हम लोग पहुंच गए, जैसे कोई फिक्स हुआ होगा, इनकी आपस में बात हुई होगी। मुझे इतना पता चला कि दाऊद ने बड़े तरीके से रहमान को इनवाइट किया। दाऊद कभी किसी को नाराज़ नहीं करता था, ना किसी को छोटा दिखाने की बात करता था, वो सबकी इज्जत रखता था और बड़े तरीके से मैनेज कर लेता था हर चीज़ को। अब बड़े से बड़ी समस्या को भी बड़े ठंडे दिल से मैनेज करता, तो उसने तरीके से रहमान को भी बुला लिया। मजनू तो उस तक पहुंच ही गया था। तो हम लोग दुबई गए, लेट नाइट पहुंचे। सुबह जो टाइम फिक्स था तो हम दोनों वाइट हाउस पहुंच गए। काफ़ी लोग थे वहाँ पे, फिर काफ़ी इधर के लोग मैं तो जानता नहीं था। इतना मुझे याद आ रहा है कि शायद पहली बार मैं छोटा शकील को उस मीटिंग के समय मिला था। तो पहले तो हम लोग गए, बाकी लोग कमरों में बैठे थे। जो दाऊद की मेहमान नवाजी हुआ करती थी, चाय नाश्ता सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में किया, हालांकि शायद उसने पहले भी किया होगा, लेकिन हमारे साथ बैठ के वही बड़े कमरे में उसी बड़े टेबल पे नाश्ता किया। उसके बाद बड़े सलीके से रहमान से कुछ बात हुई उनकी आपस में। तो ये दोनों एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता हूँ जहाँ काफ़ी लोग और बैठे थे। मुझे पता नहीं था इनमें से मुस्तफा मजनू कौन है या कौन है क्या है। तो छोटा शकील अभी मैं जब याद करता हूँ तो एक शख्स जो कभी इस कमरे से उस कमरे में, कभी उधर से उधर, वो जो घूमता था एक आदमी, वो छोटा शकील ही होगा। मुझे उसकी शक्ल अभी याद आ रही। तो काफ़ी समय के बाद रहमान और दाऊद आते हैं उसी कमरे में, और उसके बाद मुस्तफ़ा, डोसा, मजनू और रहमान ये अलग से दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मुझे लगा कि बात ये हुई होगी कि पहले आप आपस में बैठ के फैसला कर लो, मुझे बीच में मत डालो, अगर आप दोनों को कुछ नहीं पड़ता है तो फिर देखेंगे बातचीत करके। तो दाऊद मेरे साथ वाले सोफे पे बैठ के आके, जैसे बाकी लोग बैठे थे, तो मैंने तो दखल देना मेरा बनता नहीं है, जब तक मुझे कोई पूछे नहीं तो मैं दखल बीच में क्यों दूं। लेकिन क्योंकि रहमान अपनी किसी फैमिली मेंबर को इस चक्कर में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मुझे साथ ले गया था। तो हम लोग बैठे, फिर वही बातचीत होती रही, हंसी मखौल, लतीफ़ेबाजी, चुटकुले, शेर व शायरी, ये ऐसी बातें होती थी। तो बहुत हादसा ठट्ठा होता था वहाँ बैठ के। वो जो इनका खास आदमी हुआ करता था हनीफ कुत्ता, बहुत बात फुर्ती थी उसको, बहुत हंसी की बातें सुनाता था वो भी। तो मैं भी बहुत जोक वोक सुना देता वहाँ बैठ के। सब तो इधर उधर की बातें चलती रही। तो इनको काफ़ी देर बात करने के बाद रहमान और मुस्तफा मजनू वापस रूम में आते हैं, और उसके बाद फिर ये तीनों चले जाते हैं, दाऊद भी साथ में, फिर दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं। और काफ़ी देर के बाद वो फैसला होता है। इनका कुछ जो भी हुआ मैंने पूछा नहीं, क्या लेन देन हुआ, कितना मिला, कितना नहीं मांगा, क्या आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो,
लेकिन मैं दोनों का मूड देख के, जो मुस्तफा मजनू के चेहरे पे जो हाव भाव थे और रहमान के चेहरे पे जो हाव भाव थे, वो दोनों मुझे देख के लगा कि ये दोनों संतुष्ट नहीं। ना तो मजनू खुश था, ना रहमान खान पूरा खुश था, लेकिन ऊपर से ये दोनों ने हाथ वाथ मिलाया, सब हुआ और बात खत्म हुई। उसके बाद में काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे वहाँ पे। शायद दोपहर का खाना भी सबने साथ में बैठ के खाया हमने। अनीस भी था वहाँ पे। अनीस से मेरी बहुत बातें हुई। अनीस भी बात बहुत करता था। वो भी अनीस के साथ काफ़ी हाथा ठट्ठा हुआ वहाँ बैठ के, जोक्स वगैरह चलते रहे। तो ये वाइट हाउस में जो मीटिंग हुई, ये अपने आप में एक तजुर्बा था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतना उस ज़माने का अपना सबसे बड़ा डॉन वो प्रदेश में बैठ के भी अपने लोगों के साथ कैसे डील करता है। लोग शायद ये सोचते होंगे कि डॉन के पास लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, तो वो ऑर्डर कर देता होगा, मैंने बोल दिया ऐसा करो, ये होगा वो होगा। नहीं, वो बहुत तरीके से काम करता था और कभी उसके फैसले में लोगों को ज़्यादा शिकायत हुई नहीं। मैं जब रमा नायक वाले केस की बात सोचता हूँ, जो शरद शेट्टी और उसके लोगों की प्रॉपर्टी और रमा नायक प्रॉपर्टी को लेके जो डिस्प्यूट हुआ, इसी किस्म की मीटिंग दुबई में हुई थी। वहाँ पे दोनों पार्टियां मान भी गई जो फैसला हुआ था, लेकिन मुंबई वापस आके रमा नायक ने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया और उससे दुश्मनी बढ़ी। दुश्मनी इतनी बड़ी कि रमा नायक का मर्डर भी हो जाता है। हालांकि बहुत सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे कि वो आदमी जो बाईखला में रहता है, चैम्बूर में कटिंग करवाने क्यों जाएगा, सैलून में क्यों बैठेगा, और चैम्बूर में उसको मारने भोईवाड़ा का सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस का जाता है। इंस्पेक्टर था तभी, तो सीनियर भी नहीं था, राजन काटदरे। और वो एक मोबाइल, जो पुलिस की मोबाइल वैन होती है, उसको साथ में लेके जाता है। वो कार मोटरसाइकिल पे नहीं जाता। और वो जाके क्या इतना समय, भोईवाड़ा से चैम्बूर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता, और क्या वो आदमी इतना समय कटिंग करवाता रहा रमा नायक वहाँ बैठ के और इंतज़ार कर रहा था कि कब राजन काटदरे साहब आएंगे और मुझे गोली मारेंगे। अभी तक वो सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे वर्जन है उसके। एक और थ्योरी लोगों ने निकाली है, आने वाले दिनों में उसकी बात भी करेंगे, कि असल में उसको मारा मरवाया किसी और नहीं है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो क्योंकि मीटिंग हुई थी, सब हुआ, तो वो बहाना बन गया। ऐसी बातें भी चलती हैं। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। खैर, तो ये दोनों में फैसला हुआ। उस दिन शाम को फिर हम लोग ऑफिस में इकट्ठे हुए। पहली बार मैं और रहमान दोनों उस शाम को दाऊद इब्राहिम के ऑफिस पर्ल सेंटर में साथ में बैठे। उसके पहले हमेशा मैं अकेला जाता था। रहमान और दाऊद ऑफिस के बाहर कहीं मिलते थे। रहमान ऑफिस में जाके ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो ये शाम को कहीं होटल में मिल जाते थे, कहीं बार खाना खाने चले जाते थे, कभी खालिद पहलवान को मिलने चले गए, कभी किसी को मिलने चले गए। इनका पुराना सर्कल बहुत था आपस में। लेकिन ऑफिस में पहली बार इतने सालों के बाद मैं और रहमान दोनों ऑफिस में मिले और काफ़ी लेट रात तक बैठे हम लोग। और उसके बाद हमें ड्रॉप किया गया। मुझे मेरे होटल छोड़ा गया, उसके बाद रहमान को उसके होटल छोड़ा गया। तो ये मुलाकातें, मीटिंग्स जो थी, ये चलती रही दुबई में। लेकिन उसके बाद जो फैसला हुआ था, उसके तहत रहमान और उसकी फैमिली ने वो बंगला जो था खाली किया।
भाइयों ने अपना अपना घर लिया, रहमान ने अपना घर ले लिया। तो इस तरीके से वो समस्या का हल हुआ। लेकिन बहुत सालों के बाद रहमान ने मुझे बताया कि दुबई में फैसला होने के बाद भी मुस्तफा मजनू, मुस्तफा ढोसा ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। उसमें कहीं ना कहीं उसने खोट किया था। लेकिन रहमान ने ये बात कभी दाऊद को नहीं बताई, क्योंकि उनके रिश्तों में कोई फर्क पड़ सकता था। लेकिन जो फैसला किया गया था उस पर मुस्तफा मजनू पूरा नहीं उतरा था। ये बात मुझे दाऊद ने रहमान ने बताई। मैं कई बार सोचता था कि दाऊद को बोलूं कि आपका फैसला करवाने के बाद भी मजनू ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ हेराफेरी की है। तो मैंने सोचा चलो जब इनकी आपस की बात है मैं क्यों हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने कभी, उसके पहले अब्दुल्ला ढोसा को बहुत मिलता रहता था मैं। मनीष मार्केट में उसकी, इनका खास आदमी था, उससे मुलाकात होती रहती थी। लेकिन मैंने उसके बाद कभी इनको बुलाना चलाना छोड़ दिया। जैसे पहले बातचीत होती रहती थी, कस्टम की रेड पड़ती थी, मैं जाके मैं लेता था, आपका कितना सामान ले गए कस्टम वाले। ग्रे मार्केट में माल बेचते थे, मनीष मार्केट के एक फ्लोर पे आधी दुकानें इनकी थी। तो बहुत बड़े लोग थे, बड़े आदमी। लेकिन एक दिन भुगत लिया उन्होंने, बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट निकल आई। उसके बाद जेल में हुआ, बीमारियां लगी, ये वो, और अल्टीमेटली ही डाइड। तो दोस्तों ये एक कुदरत का नियम भी होता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी एक नेचुरल डेथ मरते हैं, नहीं तो इसी तरीके से बहुत बुरी तरह बीमारियां, ये वो, गोली, कुछ ना कुछ, नेचुरल डेथ नहीं होती। बहुत सारे रोग लग जाते हैं और डर डर के जीते हैं। इसीलिए मेरी उन लोगों से ज़्यादा बनती थी जो क्राइम में इस तरह से डीपली इन्वॉल्व नहीं थे, या मेरे साथ कभी क्राइम की बात नहीं, मेरा रिश्ता उनके साथ एक डिफरेंट लेवल पे था। वो भी बातें आने वाले दिनों में करेंगे। कैसे मैं एक पत्रकार को लेके, मेरी पहली बार जब दाऊद से थोड़ी बहस हुई, दाऊद तलखी में भी आया, मैंने पहली बार उसको गुस्से में देखा, वो बात भी करेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।